कभी ऐसा महसूस हुआ है कि होशियार भी हैं, मेहनत भी खूब करते हैं, लेकिन फिर भी जिंदगी में कहीं अटक से गए हैं, कहीं फंस गए हैं? चलिए आज इंटेलिजेंस की उन गहराइयों में उतरते हैं जहां शायद असली जवाब छुपा हो। ये एक बहुत ही आम सी परेशानी है। मतलब दिमाग तो तेजी से चलता है, पर जरूरी फैसले लेने में वक्त लग जाता है और उलझन भी होती है। नौकरी में जी जान लगाकर मेहनत करते हैं, पर नतीजे उतने अच्छे नहीं आते। ऐसा होता क्यों है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे? देखिए, बचपन से हमें एक ही बात सिखाई गई है कि इंटेलिजेंस का मतलब है तेज सोचना, जबरदस्त याददाश्त होना और लॉजिक एकदम शार्प होना। मतलब ठीक वही चीजें जिनके लिए हमें स्कूल कॉलेज के इम्तिहानों में नंबर मिलते थे। लेकिन जिंदगी की जो असली परीक्षा है वो कुछ और ही मांगती है। तो असली समस्या ये नहीं है कि कोई इंटेलिजेंट नहीं है। असली समस्या ये है कि इंटेलिजेंस का ये जो मॉडल हमारे दिमाग में बैठा है ना, वो अधूरा है। और कभी कभी तो ये खतरनाक रूप से गलत भी हो सकता है, डुबो भी सकता है। स्टीव जॉब्स का ही केस ले लीजिए। उन्हें कैंसर हुआ और उन्होंने इसका इलाज अल्टरनेटिव मेडिसिन से कराने का फैसला किया। एक ऐसा फैसला जो बाद में जानलेवा साबित हुआ। सवाल यह है, आखिर क्यों? तो आईक्यू यानी हमारी जो लॉजिकल दिमागी ताकत है, वो असल में इंटेलिजेंस की नींव है, सबसे निचली परत। लेकिन अगर हम सिर्फ इसी पर ध्यान देते रहें तो हमारी ग्रोथ एक पॉइंट पर आकर रुक जाएगी। असली खेल तो इसके ऊपर के लेवल्स में है। तो चलिए इंटेलिजेंस के अगले लेवल पर चलते हैं और इसे समझने के लिए इतिहास की एक ऐसी पहेली को देखते हैं जिसे अकेला आईक्यू कभी भी किसी भी हाल में हल नहीं कर सकता था। वो पहेली थी एनिग्मा कोड। दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था और जर्मनी अपनी यू बोट से इंग्लैंड की सप्लाई लाइंस को काट रहा था। उनके सारे मैसेज एनिग्मा मशीन से एनक्रिप्ट होते थे। मतलब उनके हमले हमेशा अचानक होते थे और बहुत ही घातक। अब इस कोड को तोड़ने के लिए इंग्लैंड ने अपने 10,000 सबसे तेज दिमागों को एक जगह इकट्ठा किया। बड़े बड़े मैथमेटिशियंस, लॉजिशियंस और चेस के ग्रैंड मास्टर्स, सबके सब हाई आईक्यू वाले जीनियस लोग। लेकिन वो जिस प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे वो गणित के हिसाब से लगभग नामुमकिन थी। हर रोज 160 क्विंटिलियन कॉम्बिनेशंस। सोचिए 160 क्विंटिलियन यानी एक के आगे 18 जीरो। जहां वो 10,000 एक्सपर्ट्स अपनी पूरी ताकत लगाकर ये सोच रहे थे कि मशीन को कैसे तोड़ा जाए, वहीं एलन ट्यूरिंग ने एक बिल्कुल अलग सवाल पूछा। उन्होंने पूछा, मशीन को चला कौन रहा है? और जवाब था, इंसान। ट्यूरिंग को पता था कि इंसान अपनी आदतों से मजबूर होते हैं। जैसे जर्मन सोनिक हर सुबह अपने मैसेज में वेदर रिपोर्ट या हाइल हिटलर जैसे कुछ फिक्स्ड शब्दों का इस्तेमाल करते ही थे। और साथ ही उन्हें मशीन का एक नियम पता चला कि कोई भी लेटर खुद को एनक्रिप्ट नहीं कर सकता। बस इन दो छोटी सी बातों ने 99.9% संभावनाओं को एक झटके में खत्म कर दिया। और दोस्तों, यही है क्रिएटिव इंटेलिजेंस। इसका मतलब पेंटिंग या म्यूजिक नहीं है। इसका मतलब है सही सवाल पूछना। हमारे एग्जाम हमें सही जवाब देने पर इनाम देते हैं, लेकिन जिंदगी सही सवाल पूछने वालों को इनाम देती है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। सिर्फ क्रिएटिव इंटेलिजेंस होना ही काफी नहीं है। इसके बिना कोई भी इंसान बस एक ख्याली पुलाव पकाने वाला, एक सपने देखने वाला बनकर रह जाएगा। इसके ऊपर इंटेलिजेंस की एक और बहुत जरूरी परत है। ज़ेरॉक्स कंपनी ने 1970 के दशक में दुनिया के सबसे क्रिएटिव इंजीनियरों के लिए एक जन्नत बनाई थी, ज़ेरॉक्स पार्क। उन्हें अनलिमिटेड पैसा दिया गया, अनलिमिटेड टाइम दिया गया, कोई डेडलाइन नहीं, कोई प्रेशर नहीं। और वहां जो आविष्कार हुए वो आज की हमारी डिजिटल दुनिया की नींव है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, कंप्यूटर माउस, ईथरनेट, लेजर प्रिंटिंग और भी न जाने क्या क्या। उन्होंने एक तरह से आज की दुनिया का ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया था। तो फिर यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, इतना सब कुछ बनाने वाली इतनी क्रिएटिव कंपनी ज़ेरॉक्स आज एक नाकामयाब कंपनी क्यों है? जवाब है, क्योंकि उनके पास एक खास तरह की इंटेलिजेंस की कमी थी। बिल गेट्स का ये मजाकिया बयान असल में पूरी कहानी बता देता है। ज़ेरॉक्स ने आविष्कार तो कर लिए, लेकिन वो उन्हें हकीकत का रूप नहीं दे पाए। और स्टीव जॉब्स और बिल गेट्स जैसे लोगों ने बस उनके आइडियाज को उठाया और उन पर काम करके दुनिया बदल दी। और इसी को कहते हैं एग्जीक्यूटिव इंटेलिजेंस। पता है, ये आइडिया पैदा करने वाला नहीं, बल्कि एक तरह से आइडिया का हत्यारा है। ये बाकी सारे रास्तों को बंद करके आपको सिर्फ एक रास्ते पर चलने के लिए मजबूर करता है। जब स्टीव जॉब्स एप्पल में वापस आए तो कंपनी करीब 20 अलग अलग प्रोडक्ट्स बना रही थी और डूब रही थी। जॉब्स ने उनमें से 16 को बंद करवा दिया और कहा, अब से हम सिर्फ 4 प्रोडक्ट्स पर फोकस करेंगे। और इसी जबरदस्त फोकस ने एप्पल को दुनिया की सबसे कीमती कंपनी बना दिया। चलिए अब वापस घूमकर स्टीव जॉब्स की उसी कहानी पर चलते हैं जिसने हमें ये सब सोचने पर मजबूर किया था। ये तो साफ है कि जॉब्स क्रिएटिव इंटेलिजेंस और एग्जीक्यूटिव इंटेलिजेंस दोनों में ही माहिर थे। उन्होंने प्रॉब्लम को नए तरीके से देखा भी और उन पर बेरहमी से काम भी किया। तो फिर उनसे अपनी जिंदगी को लेकर इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? अगर जॉब्स के पास इंटेलिजेंस के ये दोनों टॉप लेवल्स थे, तो फिर उन्होंने अपने कैंसर के इलाज के बारे में इतना गलत फैसला क्यों लिया? ये सवाल हमें एक बहुत गहरी सोच में डाल देता है। ये हमें बताता है कि शायद इंटेलिजेंस का एक तीसरा और भी ऊंचा स्तर है,
एक ऐसी बुद्धि जो लॉजिक और क्रिएटिविटी से भी परे है, जो शायद हमारे उसूलों, हमारे विश्वासों और हमारी आत्मा से जुड़ी है। आखिर वो क्या है और उसे कैसे पाया जा सकता है? ये सवाल शायद सबसे जरूरी सवाल है।